हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट का नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो कि बहुत ही अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। अगर बोर्ड लेवल के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट है, और लेकिन थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और सारी की सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाती हैं विद्युत क्षेत्र वाली, ठीक है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं को और कंप्लीट स्टडी करेंगे, इसकी एक एक पॉइंट के बारे में अपन बारीकी से बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को जानने के लिए हमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र को जानना पड़ता है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने देखा कि आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्रफल उत्पन्न हो जाता है जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को लेके आऊँ तो उसके ऊपर विद्युतीय बल लगने लग जाता है, और वही जो क्षेत्र होता है आवेश के चारों ओर, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है बात। अब मेन बात आती है, जैसे कि और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, चुंबक के चारों ओर भी एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके अंदर कोई लोहे का बुरादा या फिर कोई दूसरी चुंबक लेके आए तो क्या होता है कि चुंबक पर या फिर लोहे के बुरादे पर वो चुंबकीय बल लगने लग जाए तो वो क्या हो जाता है, अपने पास में चुंबकीय बल। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो आवेश की बात कर रहे हैं अपन में, तो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया, एक आवेश लिया है। यहाँ पे अपन ने एक आवेश लिया, धनात्मक ले लिया, मान लिया। इसके चारों ओर क्षेत्रफल उत्पन्न हो गया ये वाला, ठीक है बात। अब ये जो चारों ओर जो क्षेत्रफल उत्पन्न हुआ है ना, तो अब मेन बात है कि यहाँ पे इसके चारों ओर जो क्षेत्रफल अदृश्य क्षेत्रफल है, तो उत्पन्न कैसे हो गया ये, है ना। कोई भी चीज उत्पन्न हो रही है, मान लिया कि कुछ चीजें उत्पन्न इसके चारों ओर ही हो रही है, इसका मतलब यहाँ से कुछ न कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ अदृश्य किरणें निकल रही, या फिर इसके ऊपर अंदर अदृश्य किरणें आ रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इसके चारों ओर ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अगर मैं इसको हटा लेता हूँ तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र वो नहीं रहता, यानी कि वो उससे लिंक है, इस चीज से लिंक है। समझ में आ रही है ना बात, यानी कि कुछ न कुछ यहाँ से निकल रहा है, कुछ न कुछ इससे निकल रहा है या फिर इसके पास आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है बात। अब उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि क्या निकल रहा है, अदृश्य है। अदृश्य का तो पता कैसे करेंगे अपन, लेकिन फिर भी इसको पता किया जा सकता है। वही काम क्या है जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदर अपन क्या करेंगे, मेन जो काम है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को उत्पन्न करने का, वो है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, अपन ने पढ़ा है। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो उसका सदिश राशि है, तो उसका ग्राफ या निरूपण करने के लिए अपने को विद्युत क्षेत्र रेखाएं चाहिए, है ना। यानी कि विद्युत क्षेत्र जिस चीज से उत्पन्न होता है वो चीज है विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसका दूसरा नाम विद्युत बल रेखाएं भी होता है ना। लेकिन फिलहाल अपन क्या याद रख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्लियर बात। तो अब देखते हैं कैसे किया इसको, मतलब कैसे ड्रॉ किया आपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सर अदृश्य है तो कैसे ड्रॉ किया, है ना। बहुत कमाल की चीज निकलने वाली कि तुम देखो कि अदृश्य है तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर मान लेता हूँ, मैं आपके सामने ऐसे बोल देता हूँ कि आपको पेंटिंग करनी है ना, और सामने ऐसे बोल देता हूँ कि इस चीज़ की पेंटिंग कर रही है, दृश्य है, वो कैसे कर सकते हो। लेकिन फिर भी की जाती है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, फिर भी इसको ज्ञात किया गया, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं अपने इसको। तो सबसे पहले तो अपने को पता चला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके लिए काम में आती हैं, विद्युत क्षेत्र का ग्राफ या निरूपण प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं हम कि क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये धनात्मक आवेश है। अब यहाँ पे कोई आवेश में रखता हूँ तो इसके ऊपर जो बल लगेगा बहुत कम लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से बाहर रहने के बराबर लगेगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसको धनात्मक आवेश यहाँ छोड़ देता हूँ, धनात्मक आवेश यहाँ पे मैंने छोड़ा, तो ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, इसके ऊपर बल लगेगा, बल लगेगा तो क्या होगा, ये इधर जाएगा। तो ये जो रेखा है, ये जो बनी जिस रेखा पर ये गति करेगा, उसे ही क्या बोला, विद्युत क्षेत्र रेखा कहा गया। क्या बोला गया, देखो क्या हुआ कि जब विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को छोड़ने पर वह जिस रेखा पर गमन करता है वही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। जैसे कि मान लिया कि आवेश को मैंने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा, ये इधर बल लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर बल लगाएगा, तो ये इधर जाएगा। अगर ये यहाँ होता तो ये इधर जाता, अगर ऋणात्मक आवेश होता तो ये इधर जाता। तो यानी कि जिस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैं एकांक धनावेश को छोड़ देता हूँ
तो जिस रेखा पर वो गमन करेगा वो क्या बता दी उसने, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बता दी, विद्युत बल रेखाएं बता दी। ये काम आगमन भी कर सकते थे लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू है ये, है ना। क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर आवेश छोड़ा तो अब देखा कि ये धनात्मक है और ये किधर जाएगी, जिधर भी जाता है ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, धनात्मक ऋणात्मक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, जिधर भी जा रहा है उसका विद्युत बल रेखा इधर ही है, विद्युत क्षेत्र रेखा इधर ही है। और जिधर विद्युत क्षेत्र रेखा है और विद्युत क्षेत्र रेखा का काम क्या है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना, यानी कि यही चीज विद्युत क्षेत्र को भी प्रदर्शित करती है। ठीक है बात। तो ये हो गया अपने पास में इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या हुई, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस पथ पर गमन करता है वही क्या कहलाता है, अपने पास में विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। और इसका काम है विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण करना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं किन्हीं पॉइंट के लिए अपन, एक धनात्मक आवेश के लिए खींचता हूं। सबसे पहले मैं क्या करना है अपने को, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए ज्यादा याद नहीं रखना अपने को, कुछ भी क्या करना है, एक आवेश छोड़ना है, जिस पथ पे ये गति करेगा उस पे ये क्या होगा, अपने पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो ये आवेश है, तो मान लेता हूं कि भाई यहां पे ये धनात्मक आवेश है, तो यहां पे कोई आवेश छोड़ता हूं, यहां पे Q0, ठीक है, यहां पे मैंने आवेश छोड़ा सीधा, तो ये क्या करेगा, ये धनात्मक धनात्मक को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि विद्युत ये आई इधर, ये तो आवेश इधर जाएगा, यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा इधर, यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे आवेश छोड़ देता हूँ मैं यहाँ, तो विद्युत क्षेत्र रेखा इस डायरेक्शन, खुद ही देख लो, क्योंकि अपन छोड़ रहे हैं धनात्मक आवेश। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने पहले बताया था कि टेस्ट चार्ज लेना है अपने को, एकांक आवेश लेना जो कि धनात्मक मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे यह ऐसे ही अगर मैं यहाँ छोड़ देता हूँ तो ये आएगा ऐसे, ऐसे ही यहाँ छोड़ देता हूँ तो ये ऐसे, यहाँ छोड़ूंगा तो ये इस टाइप से, और यहाँ छोड़ूंगा तो ये इस टाइप से। ये आता है अपने पास में धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और तुम्हें ध्यान हो तो यही तो क्या था, विद्युत क्षेत्र के लिए मैंने नोट भी लिखवाया था। ठीक है, यानी कि आवेश का मान जब Q का मान, यहाँ पे जो Q है कैपिटल Q का मान 0 से ज़्यादा है, यानी कि धनात्मक है, तब ये वाली कंडीशन होनी है। अगर यही क्या हो, आवेश ऋणात्मक हो तो, आवेश ऋणात्मक हो तो कैसा करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ले लिया आवेश ऋणात्मक, ठीक है कि नहीं, ये अलग बात थी, ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड केस ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऋणात्मक है और यहाँ पे तो अपन क्या छोड़ रहे हैं, धनात्मक ही छोड़ रहे हैं। तो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, यानी कि क्या हुआ इधर, ये तो इधर आएगा, क्योंकि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, यानी कि बल लगेगा इधर, यहाँ पे होगा तो इधर, यहाँ होगा तो इधर, यहाँ होगा तो भी इधर, यहाँ होगा तो भी इधर, इस टाइप से आएगी। क्लियर बात, एक चीज तो आ गई अपने पास में ही है। एक बात अपन देख रहे हैं, तो यहां से अपन ने क्या देखा, एक चीज क्लियर हुई ना अपने पास में कि धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं जबकि इसके अंदर आती है, ऋणात्मक आवेश के अंदर अंदर की ओर आ रही है, यानी कि धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती है जबकि ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं का क्या होती है, समाप्त होती है। एक इसका जो अपने पास में प्रॉपर्टी ये भी बन सकती है एक चीज। ठीक है, ये दूसरा केस आ गया जब Q का मान क्या हो, 0 से छोटा हो। थर्ड कंडीशन बनती है अपने पास, जब मान लेता हूं कि दोनों ही समान आवेश हैं, तो दोनों ही समान आवेश है, दोनों ही मैंने क्या ले लिए, समान आवेश ले लिया। देखो इन चीजों को समझना, मतलब तुम डायग्राम बना सकते हो, बुक के अंदर भी मिल जाएंगे आपको, काफ़ी टीचर्स भी बता देंगे, लेकिन क्या होगा कि इनके कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बनी है, ये चीज़ें बहुत मेहनत लगती है तब जाके बनाई थी उन्होंने। और अपन क्या करेंगे कि थोड़ी सी देर में पढ़ लेते हैं, तो इसको थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने किया था तो कैसे निकाला उन्होंने, है ना। खुद तो अपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बताया कंप्लीटली वो तो अपन देखें, वो अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे ये दोनों आवेश है धनात्मक, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक आवेश छोड़ देता हूँ Q0 छोड़ा, तो क्या होगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको क्या किया उसने, प्रतिकर्षित, ये भी क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित, यानी कि ये तो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा इधर, यहाँ पे होता तो विद्युत क्षेत्र रेखा इधर, क्योंकि ये भी इसको इधर धकेलेगा, ये भी इसको इधर धकेलेगा। अगर ये यहाँ होता तो आवेश ये क्या करेगा, इसको इधर धकेलेगा, लेकिन ये धनात्मक है तो ये इसको इधर धकेलेगा। देखो इसके ऊपर दो बल लग रहे होंगे कि ये तो लगाएगा इसके ऊपर इधर और ये लगाएगा थोड़ा सा इधर, तो रिजल्टेंट क्या जाएगा ऐसे। क्लियर बात, देख लो तुम क्या हुआ, ये जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये थोड़ा चला जाएगा ऐसे।
ऐसे ही अगर यहाँ हो तो ये जाना चाहिए सीधा, है ना, लेकिन ये भी बल लगा रहा है, यानी कि क्या होगा, ये इधर चला जाएगा ऐसे, ऐसे ही ये जाएगा इधर ऐसे, और ये चला जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवेश रख के देखो तुम, क्योंकि ये जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये बल लगाएगा इधर, तो इधर ही तो लगा रहा है, तो परिणामी बल तो इधर ही लगेगा। यानी कि इस प्रकार से मैं निकाल सकता हूँ। अगर यहाँ होगा तो ठीक है, कि यहाँ होगा तो ये सीधा तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये प्रतिकर्षित करेगा। ये लो, यहाँ पे देख लो, इस टाइप से, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर होगा, यहाँ पे कोई धनात्मक आवेश है तो तुम देखो, ये धनात्मक धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पे होगा तो इस टाइप से इनका ग्राफ आना है जब ये दोनों धनात्मक होते हैं। तो बताया मैंने ऐसा ही क्यों हुआ। क्लियर है ना बात? क्योंकि जहाँ पे भी अपने को ऐसा करना है वहाँ पे धनात्मक आवेश छोड़ के देख लो और एज्यूम कर लो कि कैसे होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कि जब दोनों क्या हों, दोनों आवेश विपरीत हों, धनात्मक दोनों ऋणात्मक होते तो भी ऐसा ही आता। अब मैं बात करता हूँ कि जब दोनों ही कैसे हो, जब दोनों एक तो धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, लेकिन समान परिमाण के, समान परिमाण के हो, जैसे कि एक 10 किलो में तो एक -10 किलो में। क्लियर बात? तो अगला अपन देख रहे हैं फोर्थ कंडीशन, ठीक है कि नहीं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है और इनकी हेल्प से तुम देखोगे कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी अपन एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगला है अपने पास में, एक तो पॉजिटिव चार्ज लिया अपन ने और एक लिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो सबसे पहले अगर मैं आवेश यहाँ रखता हूँ तो तुम देखो धनात्मक रखा है तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित, ठीक है। मान लिया कि 10 न्यूटन लगाएगा, ये क्या करेगा, इसको आकर्षित। लेकिन इसकी जो बीच की दूरी क्या है, कम है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा दूरी है तो बल क्या लगेगा, कम। यानी कि इधर तो लगने वाला ज़्यादा है, इधर लगने वाला क्या है, कम है। यानी कि ये इधर गति करेगा, आवेश इधर गति करेगा, क्योंकि आवेश की गति तो किसको दर्शा रही है, अपने पास में विद्युत क्षेत्र रेखा को दर्शा रही है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो तुम देखो, यहाँ पे रखता हूँ तो ये ऋणात्मक इसको आकर्षित करेगा, ये धनात्मक इसको प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन इस दिशा में ये जो दूरी कम है तो यानी कि आकर्षण बल क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, यानी कि आया यहाँ। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ इसको, इस आवेश पे देखता हूँ, इस आवेश को मैंने यहाँ छोड़ा तो ये तो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित, लेकिन ये क्या करेगा, इसको आकर्षित। यानी कि ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे अगर छोड़ता हूँ तो ये इसको प्रतिकर्षित सीधा, लेकिन ये इसको आकर्षित करेगा, मतलब ऐसे, ठीक है कि नहीं। अगर मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ तो ये तो जाएगा ऐसे, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ छोड़ता हूँ तो इसको, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा। अगर यहाँ छोड़ा जाए तो ये इसको प्रतिकर्षित, ये इसको आकर्षित, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे आएगा, इस टाइप से ये बनता जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एक चीज देख रहे हो तुम, जितनी रेखाएं इधर से निकलती हैं तो यहां पे तुम देख रहे हो कि इस टाइप से इसका जो ग्राफ बनने वाला है, ठीक है कि नहीं। बस दोनों का ध्यान रखना है तुम लोगों को कि यहाँ पे धनात्मक जितना है, यहाँ पे ऋणात्मक उतना है। तो जितनी क्षेत्र रेखाएं इससे निकल रही है उतनी क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर प्रवेश भी करेंगी, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर मान लिया कि कोई सिर्फ एक धनात्मक आवेश है तो निकल रही है, तो ये जा कहाँ रही है। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो ये अनंत पे जा रही है। कहाँ पे जा रही है, अनंत तक जा रही है, ठीक है। जब यहाँ पे एक ऋणात्मक आवेश है तो ये कहाँ से आ रही है, अनंत तक आ रही है। जबकि ये जो है अपने पास में ये कहाँ जा रही है, अनंत पर जा रही है। लेकिन जहाँ पे जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक है तो कोई भी रेखा अनंत पर नहीं जाती उस कंडीशन में, क्योंकि जितनी इससे निकलेगी उतनी उतनी ही यहाँ पे चली जाएंगे। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों की क्षमता क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि ये जितनी गई उतनी ही ये, जितनी ये बाहर निकालता उतनी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक और समान परिमाण के। तो ये चीज़ हो जाती है अपने पास में क्लियर। पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास कि अगर ये तो चलो सर अपन ने क्या किया कि दोनों समान परिमाण के ले लिए, है ना। अगर अलग अलग परिमाण हो तो क्या करें, ठीक है कि नहीं। जैसे कि मान लेता हूँ कि यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ पॉजिटिव और यहाँ पे ले लिया एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव ले लिया मैंने इससे 10 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूँ 10, ये 10 माइक्रो कूलम ले लेता हूँ,
मान लिया इसको मैंने ले लिया 10 माइक्रोकूलम और इसको ले लिया मैंने 1 माइक्रोकूलम। समझने वाली बात है, बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें निकल के आएंगी इससे। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही बढ़िया है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बड़े एग्जाम्स हैं उनके अंदर, ठीक है कि नहीं। और इनको अगर तुम ढंग से ड्रॉ कर लेते तो सारी की सारी चीज़ें अपने क्लियर हो भी जाती। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम, सब सिंपल सी बात। और जो मान लेता हूँ कि बीच की जो डिस्टेंस है वो ले लेता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। लेने में क्या जाता है देखना। अब मैं सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कोई आवेश छोड़ता हूँ, यहाँ पे आवेश छोड़ूंगा तो ये तो क्या लग रहा है धनात्मक और ये क्या लगेगा ऋणात्मक। धनात्मक कितना है 10 माइक्रोकूलम और ये इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा और ये ऋणात्मक इसको आकर्षित करेगा, लेकिन ये इसके पास है तो प्रतिकर्षित तो क्या होगा इधर ही होगा क्योंकि ज़्यादा प्रतिकर्षण हो रहा है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं कोई आवेश यहाँ रखता हूँ एकदम पास में रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एकदम पास में रखा, मान लिया कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख रहा हूँ तो ये इसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित, यानी कि ये इसके पास में और ये इससे दूर है, लेकिन इसका परिमाण भी तो ज़्यादा है। तो अब कौन सा बल ज़्यादा लग रहा है ये अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। जैसे कि मान लेता हूँ कि यहाँ पे, इसको चलो बाद में कवर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट रखता हूँ तो ठीक है, यहाँ पे करूँगा तो ये प्रतिकर्षित, ये थोड़ा सा आकर्षित करेगा, यानी कि ये थोड़ा दूर चला जाएगा ऐसे ही ये ऐसे, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे जाएगा तो ये ऐसे, यहाँ पे जाएगा तो ये ऐसे, और एकदम पास में जा रहा है अगर यहाँ हो रहा है तो ये ऐसे, ये ऐसे, यानी कि कुछ लाइन तो जा रही हैं 1 माइक्रोकूलम पर और कुछ जाएंगी अनंत तक। सारी की सारी लाइन जैसे कि यहाँ पे 10 निकलती हैं तो ये एक को ही ले सकता है, ये क्या कर सकता है एक को ही ले सकता है। अब तुम सोचोगे कि सर ऐसे इधर कहाँ गई, आप देख सकते हो कि जैसे कि ये आवेश है, अगर यहाँ आवेश है कोई पास में है तो इसके ऊपर ये बल निकालता हूँ, ये यहाँ पे रख दिया मैंने 1 सेंटीमीटर के ऊपर आवेश रख दिया, कोई भी आवेश। तो यहाँ पे देखो इसके कारण विद्युत क्षेत्र तो कितना आएगा, इसके कारण इसके ऊपर E1 मान लेता हूँ KQ में R²। तो E1 K का मान तो कितना है 9 × 10⁻9 और Q का मान कितना है 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻6 बट्टे R का मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 10⁻2 का स्क्वायर यानी कि 10⁻4। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि 10⁻4 है, ये आया 9 10⁻3 - 4 यानी कि 9 × 10�7 न्यूटन बल लग रहा है न्यूटन पर कूलम। यानी कि ये क्या लग रहा है, इसके ऊपर ये इतने बल E1 से आकर्षित कर रहा है। अगर मैं सेकंड देखता हूँ E2 अगर मैं देखूं इसके द्वारा इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र लगता है KQ में R², इससे जो दूरी होगी कितनी होगी 11 सेंटीमीटर की होगी। तो यानी कि 9 × 10�9 गुणा Q का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻6 बट्टे R² यानी कि 11 × 10⁻, ये तो मान लेता हूँ 11 का 11 कितना होगा 11 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये तो कितना है 10⁻4, तो ये आया 10⁻9 गुणा 10⁻8 बट्टे 121, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको पॉइंट हटा देता हूँ इधर, ठीक है कि नहीं प्लस का 8। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट अगर ये 0 भी लगा देता हूँ तो ये कितना आएगा 90/121 इंटू में 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे तो 9 × 10⁻7 है, 9 × 10�7 है, तो यहाँ पे क्या है 90/121 जो कि 1 से भी कम आएगा। ये वाला मान तो ये वाला तो बराबर है। तो तुम देख रहे हो कि ये जो क्षेत्र है वो तो कम है और ये क्षेत्र क्या है ज़्यादा है। तो यानी कि आकर्षण ज़्यादा है और ये इधर E2 लग रहा है, इधर लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो कोई आवेश रहेगा तो वो ऐसे आ जाएगा अंदर, क्योंकि इस साइड में जो विद्युत क्षेत्र वो क्या है इधर है और इस साइड में विद्युत क्षेत्र इधर है, तो ये इस टाइप से आ जाएगा। अगर मैं इसको इतनी दूर रख दूँ, बहुत ज़्यादा दूरी पर यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है कि नहीं, बहुत ज़्यादा दूरी पे, यानी कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देता हूँ, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर मैं इसको रखता हूँ तो तुम क्या देखोगे, ठीक है,
तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने इसको रख दिया, तो एक तो ये क्षेत्र लगाएगा इसके ऊपर, एक ये वाला भी क्षेत्र लगाएगा, ठीक है। तो ये कितना लगाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यानी कि E1 में देखता हूँ के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि E1 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू का मान, क्यू की वैल्यू है अपने पास में 1 माइक्रोकूलम, 1 गुणा 10 की घात -6 बट्टे आर स्क्वायर। आर का मान कितना है अपने पास में 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की घात -4, यानी कि E1 बराबर कितना आएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ये 10 ले लिया मैंने, तो 100 गुणा, तो यहाँ से आया अपने पास में 9 गुणा 10 की घात, ये तो 3 आया, 2 ऊपर चला जाएगा, 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। यानी कि विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है इस पॉइंट के ऊपर E1 इतना लग रहा है, ठीक है। इस आवेश के कारण भी निकाल के देखता हूँ, E2 बराबर कितना आएगा बोलो, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो के क्यू, तो 9 इंटू में 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम, 10 गुना 10 की घात -6 बट्टे आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से जो इसकी दूरी हो जाएगी इस पर कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, तो 20 का यानी कि 400 गुणा 10 की घात -4, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं, ये तो गया अपने पास में, तो ये आया E2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 3 ऊपर जाके 7, 9/40 गुणा 10 की घात 7, तो यानी कि यहाँ से इसको सोल्व कर देता हूँ, 10 की घात 6, यानी कि 9/4 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ तो है 9 गुणा 10 की घात 5, यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। अगर 1 0 इधर भी लगा दे हुए तो 90/4, यानी कि ये जो E2 का मान है वो इससे ज़्यादा ही आएगा, यानी कि E2 इधर आ रहा है। अब E2 का इधर जा रहा है मान, E2 का क्या लग रहा है इधर ज़्यादा लग रहा है, तो आवेश इधर तो आ ही नहीं सकता। तो आवेश क्या जाएगा, जैसे कि मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी यहाँ से, समझ में आ रही है ना बात। यानी कि जितनी, कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी रेखाएं इससे निकल रही है उतनी की उतनी यहाँ पे नहीं जाएंगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम और यहाँ से 100 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 10 को ही ग्रहण करने की है, क्योंकि 1 गुना है इसका ये, तो 10 गुना कम ये ग्रहण करेगा, इससे निकलेंगी इससे 10 गुना ज़्यादा, और बाकी की 90% कहाँ चली जाएंगी बोलो, अनंत पर चली जाएंगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़ी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है बात। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया ये सारे डायग्राम जो ड्रॉ किए हैं, अब इनकी हेल्प से इनकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो इनकी हेल्प से अपन इनकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इनकी हेल्प से इनकी प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इन प्रॉपर्टीज़ को समझाऊंगा आप लोगों को क्लियरली, लेकिन जो नोट्स के अंदर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिर्फ जितनी प्रॉपर्टी अपने को बुक के अंदर दे रखी है उतनी की उतनी ही लिखी मिलेगी, उसको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर ही है, ठीक है। तो देखते रहें इसको। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, जो सबसे पहला जो गुणधर्म है वो क्या है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है धनात्मक आवेश से तो प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती है। एक चीज बात, ठीक है। पहला गुणधर्म कंप्लीट हुआ, ये तो अपन ने पहले ही बता दिया। सेकंड है अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, है ना। सेकंड पॉइंट है जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र सघन होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होगी, वहां पे विद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा। जैसे कि अपन ने क्या देखा, यहाँ पे ये है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र जो है जहाँ पे सघन है, यहाँ पे देखो इनके बीच की दूरी क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पे इनके बीच की दूरी क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे इनके बीच की दूरी क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पे क्या है, कम, यानी कि यहाँ पे पास में। तो यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, एक तो ए पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे बी पॉइंट लेता हूँ, तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा कहाँ होगा, ए पर, यानी कि ए का जो मान है वो बड़ा होगा ई बी से। क्या बोला मैंने, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तथा जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं कम है वहाँ पे विद्युत जो क्षेत्र का मान भी क्या होगा, कम होगा।
थर्ड पॉइंट है अपने पास, थर्ड पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, चालक के लंबवत निकलती हैं, कोई भी आवेश के लंबवत निकलती है। जैसे कि आवेश ये चालक है, यानी कि यहाँ पे हुआ, तो यानी कि इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही है वो ऐसे निकल रही है। धनात्मक गोला ले लिया मैंने, उसको आवेश दे दिया ऐसे, तो हमने नहीं देखा कि ये ऐसे तो नहीं जा रही। अगर तुम देखो यहाँ पे मैं अगर इसको आवेश को ऐसे छोड़ रहा हूँ, है ना, तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है बल रेखाएं इधर जा रही है, कि ये इधर से तो क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि एंगल बन जाएगा, ये कुछ एंगल बन जाएगा, जबकि यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री लंबवत हमेशा। देखो तुम, ये गोला लिया अपन ने, है ना, धनात्मक आवेश दिया अपन ने, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र रेखा निकालनी है। और विद्युत क्षेत्र रेखा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक आवेश को छोड़ देते हैं। तो आवेश को छोड़ा तो यहाँ पे अपन ने ये गति करने लगा है इधर, तो यही विद्युत क्षेत्र रेखा होगी। तो तुम चाहते तो यहाँ पे भी आवेश, ये भी तो इसको प्रतिकर्षित कर सकता था, ये भी तो हो सकती थी विद्युत क्षेत्र रेखा, लेकिन फिर भी अपन ने ऐसा ही किया। क्यों ऐसा, है ना। तो क्या है, मेन बात क्या बोल रहा है कि ये इसका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि विद्युत बल रेखा जो होती है हमेशा चालक के लंबवत होती है। अब मेन बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। देखो, विद्युत बल रेखाएं जो होती है, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे धनात्मक आवेश आ गया, तो विद्युत बल रेखाओं का जो आवेश का एक गुण है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं आवेशों के कारण उत्पन्न होती है, और आवेश का एक गुण है कि वह चालक की सतह पर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई आवेश है, इसके ऊपर ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए सबकी जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, यहाँ की इसके द्वारा लगाया गया बल अलग, इसके द्वारा लगाया गया बल अलग, इसके द्वारा लगाया गया बल अलग। तो सारों की जो एक पॉइंट से दूरी निश्चित है, तो क्या माना जाता है कि इसलिए जो सारा आवेश यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं और इसको बोल देते हैं कि ये जो बल है केंद्रीय बल है, क्योंकि नहीं तो सब जगह पे अलग अलग वैल्यू निकलेगी इसकी। तो केंद्रीय बल है, तो यहाँ पे सारा का सारा आवेश यहाँ, तो अब यहाँ से बल लगेगा तो इधर ही लगेगा ना, सारा का सारा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया है अपन ने, माना है, ताकि ये डिस्टेंस का पंगा नहीं हो। तो यानी कि केंद्रीय बल होने के कारण क्या होगा कि जहाँ पे भी ये कण होगा, जहाँ पे भी ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो हमेशा चालक के क्या होंगी, लंबवत होंगी। क्लियर बात, चालक आवेश के कारण, ठीक है। ये अंदर प्रवेश नहीं कर रही है, बस ये तो अपन ने दर्शाया है। तो ये अपन देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट है अपने पास में कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो जैसे कि वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऊपर जो बल है, जैसे कि एक अपन ने ऐसा किया था, एक धनात्मक लिया था, एक ऋणात्मक लिया था। अपन ने देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं। तो अब बोलेंगे कि सर ये अपन ने ये किया अपन ने, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कोई आवेश है तो इसके ऊपर बल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यानी कि इसका मतलब तो क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, बिल्कुल अलग अलग है। एक ही जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बदल रही है, लेकिन एक ही पॉइंट के ऊपर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं बदलती है। जैसे कि मान लेता हूँ यहाँ मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो अपन ने कहा था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अपन क्या करेंगे कि जिस जगह पे अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है वहाँ पे धनात्मक आवेश से जूम कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। जूम किया तो यहाँ पे ये टेंजेंट निकल के आएगी, ये बल लगेगा इधर। यहाँ पे होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी। यहाँ पे होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर। यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है हर जगह पे चेंज होता है। अगर दो आवेश अलग अलग है तो विद्युत क्षेत्र अलग अलग है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो ये हो जाता है अपने पास में चौथा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट की ओर अपन बढ़ते हैं। पांचवा जो पॉइंट है उसकी ओर अपन चल रहे हैं। तो पांचवा पॉइंट अपने को बताता है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। कोई भी चालक अपन ने लिया, चालक गोला मतलब चालक मतलब कोई भी धातु है ना, तो धातु अपन ने ली तो आवेश आ जाता है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी जो क्षेत्र रेखाएं वो अंदर प्रवेश नहीं करती है, इधर जाके सतह से ही इधर चली जाती है ऐसे,
ठीक है, जैसे भी जाएगी ये लंबवत होगी इसकी, जैसे भी जानी है बाहर निकलेगी लंबवत। ऐसा क्यों है कि अब ऐसा बात आ जाए कि सर अंदर क्यों प्रवेश नहीं करती है, ये बात भी अपन देखते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं, एक तो दो इफेक्ट लगते हैं इसके ऊपर। एक तो होता है स्किन इफेक्ट, त्वचिक प्रभाव, यानी कि जो आवेश होता है वो आवेश क्या होता है, उसकी सतह से ही होकर निकलता है हमेशा, एक ही स्किन प्रभाव है। अब ये स्किन प्रभाव भी क्यों है, ये बात भी सत्य है, बाद में पता चली ये बात। तो क्या हुआ कि ये जब आवेश अपन देखते हैं, आवेश क्या होता है उसकी सतह पर ही वितरित होता है सारा का सारा, अंदर आवेश जाता ही नहीं है, क्योंकि जो आवेशन के अंदर जो भाग लेते हैं वो बाहर वाले कण ही भाग लेते हैं, जिनके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहता है, जिनको थोड़ा सा भी आवेशित किया जाए, घर्षित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, तो आवेश क्या रहता है, यहाँ पे रहता है, अंदर रहता नहीं है। तो जिस वजह से विद्युत क्षेत्र यहाँ पे शून्य है, और विद्युत क्षेत्र अगर शून्य है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी। क्लियर बात। तो ये हो गया अपने पास में पांचवा पॉइंट, यानी कि पांचवा पॉइंट ने क्या बताया अपने को, जो धातु के अंदर से, किसी भी चालक के अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं। क्यों, अपन ने बताया ये चीज़। ठीक है, छठा पॉइंट है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में काटेंगे नहीं। जैसे कि मान लेता हूँ कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, एक ये है, अगर ये काट देती है तो कटान बिंदु पर देखो स्पर्श रेखा तो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई, तो यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र निकल के आ गए, जबकि अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो एक बिंदु पर तो उसकी दिशा एक ही होनी चाहिए ना, एक बिंदु पर दो जो क्षेत्र की दिशा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, एक एग्जांपल ले लो, मान लो तुम, है ना, ये अपन ने पढ़ा है 10th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अंदर अपन ने देखा था, पढ़ा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता था। अपन ने पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती क्यों नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो स्पर्श रेखाएं यानी कि दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो कि असंभव है। ऐसा अपन ने आंसर भी पढ़ा है। तो हम देखो इसका रीजन एक पर्टिकुलर चीज से समझ सकते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर। जैसे कि मान लिया कि किसी टाइम पर हवा चल रही है, तो मैं बोल रहा हूँ कि फिक्स 12 बजे जो हवा चल रही है इधर चल रही है, एक समय पे तो एक दिशा में ही चलेगी। ऐसा थोड़ी कि एक समय पे इधर भी चल रही है इधर भी चल रही है। हाँ, समय चेंज हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगी तो अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि समय चेंज हो गया, यहाँ पे अभी 12 बजे देखा, अभी 4 बजे देख रहे हैं, मैंने तो 4 बजे देख, हो सकता है कि जो डायरेक्शन इधर चली जाए, है ना। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट के ऊपर जो है ना विद्युत क्षेत्र दो नहीं प्राप्त हो सकते हैं। हो भी कैसे सकते हैं, क्योंकि दो दिशाएं प्राप्त थोड़ी ना होंगी। दो दिशाएं प्राप्त हो गई तो वो सदिश को जो कंपलसरी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सदिश राशि भी को भी तो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं है। छठा पॉइंट हो गया ये अपने पास में। अब देख रहे हैं अपन सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है हमेशा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हमेशा क्या होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अब अपन देख रहे हैं कि समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये एक समविभव पृष्ठ का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे वाले लेक्चर के अंदर आने वाला है, थर्ड लेक्चर के अंदर आने वाला है। तो एक बार फिर अपन थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि हमेशा क्या होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अगला अपन देखते हैं कि अगला है अपने पास में, विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। बंद लूप कभी भी ये नहीं बनाएगी। तो तुम देखोगे कि जैसे कि बंद लूप का मतलब क्या हुआ, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो ये इधर चली गई ये इधर चली गई। तो बंद लूप का मतलब क्या हुआ, ऐसे जाए ये और ऐसे ऐसे ही चक्र काटती रहे, बंद लूप ऐसा। जबकि अपन ने देखा कि ये क्या होता है, इधर जाती है इधर से वापस यहीं से स्टार्ट होती है कि नहीं। बंद लूप मतलब ये ऐसे जाके ऐसे बने, बंद लूप का मतलब ये हुआ, ये सब हमेशा डायरेक्शन इसकी ऐसे रही, ये इधर गया फिर ये इधर से इधर आ जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं, तुम दोनों धनात्मक लोगे तो भी पॉसिबल नहीं है, ये इधर जाएगा लेकिन ये तो प्रतिकर्षित होगी, तब तो वैसे ही पॉसिबल नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा ये है, क्योंकि धनात्मक से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव जो होती है क्या होती हैं, सदैव जो होती हैं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, क्योंकि हमेशा ये धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट है अपने पास में कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, अगला पॉइंट है एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं हमेशा समान दूरी पर वे एक दूसरे से क्या रहती हैं, समांतर रहती हैं। जैसे कि
एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बनती है। देखो कैसे, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए ऐसा, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सभी जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो? समान हो। जबकि धनात्मक आवेश के अंदर अपन ने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इस टाइप से है ये, तो यहाँ पे तो ज़्यादा है क्षेत्र, यहाँ पे क्या है? कम है। तो यानी कि ये यहाँ पे समांतर नहीं है। देखो तुम देख पा रहे हो, ये समांतर थोड़ी ना है। जबकि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होगी, वह एक दूसरे से समान दूरी पर होगी। ये दूरी है जो दोनों के बीच की दूरी है, उतनी ही ये दूरी भी होनी चाहिए, तब जाके वो एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है कि नहीं? ऐसा क्यों? जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक छड़ ले लेता हूँ और इसके ऊपर मैंने धनात्मक आवेश दे दिया, तो यहाँ पे आवेश रखूंगा तो ये इसको क्या करेगा? इधर प्रतिकर्षित। यहाँ पे रखूंगा तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित। इस टाइप से एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो सकता है। तो इस टाइप से अपने पास में इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो इसके गुण धर्म है, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर बात? तो यहाँ पे अपन ने देख लिए इनके गुण धर्म। अब इसके अपन देखते हैं एक या दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो कि अपने को हेल्प करेंगे इनको समझने में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपन ने देखा ही, इनको चाहो तो तुम याद भी कर सकते हो कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है, जैसा कि 10th क्लास के अंदर भी किया था, है ना। लेकिन वो मतलब उसमें मज़े वाली बात नहीं है जब तक अपन क्या कर सकते हैं कि किसी कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं है कि क्यों आया, ये कहाँ से आया। सिर्फ मार्क्स लाने के लिए करना है तब तो मतलब इनका रीज़न देखने की ज़रूरत नहीं है ना। पूछा नहीं जाता ज़्यादा बोर्ड लेवल के लिए, तो फिर भी लेकिन आगे के लेवल के लिए अपन देखते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है कि नहीं? अपने को पता तो होना चाहिए ना क्यों निर्माण हो गई, कैसे हो गई, है ना, किस वजह से हो गई। उसके बाद में अगर ऐसा नहीं होता है तो बाद में अपन गालियाँ देते रहते हैं साइंटिस्ट को, ये साइंटिस्ट खुद तो मर गए और हमारे पीछे ये छोड़ गए, क्योंकि अपन ने इसको जाना ही नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, उसके बाद में हम चैप्टर को इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट लेता हूं मैं इसका। ठीक है, तो एक धनात्मक आवेश है यहाँ पे, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं। ठीक है कि नहीं? एक ऐसे ही ऋणात्मक है, अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे पूछ लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये मान लेते हैं बी पॉइंट है। जैसा कि अपन ने बताया, एक क्वेश्चन तो बनता है कि इसके ऊपर कौन सा बड़ा है, ए पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है या बी पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। तो अपन जानते हैं कि ए का मान ई बी से बड़ा है। यहाँ पे भी सघन है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट पूछता है कि अगर मैं यहाँ पे क्यू नॉट आवेश रखता हूँ और यहाँ पे भी क्यू नॉट आवेश रखता हूँ तो ये किधर गति करेगा? ये तो ए पॉइंट ले लिया अपन ने, नहीं यहाँ पे रख देता हूँ मैं, है ना। बी पर ये क्यू नॉट आवेश रख दिया और यहाँ पे भी मान लेता हूँ कि ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, यहाँ पे भी बी पर क्यू नॉट आवेश रख दिया। तो अब बताओ कि ये जो क्यू नॉट आवेश है वो किधर गति करेगा? ए से बी गति करेगा या बी से ए की ओर गति करेगा? तो यहाँ से तुम देख पा रहे हो कि किधर गति करेगा? ये इधर, क्योंकि ये क्या है, ये नहीं, ये इधर गति करेगा, इस दिशा में। ठीक है कि नहीं? तो तुम जान पा रहे हो कि यहाँ से धनात्मक और ये भी धनात्मक, तो इसकी जो क्षेत्र रेखाएं इस दिशा में निकलेंगी। जबकि यहाँ पे बी पर रखा हुआ है, ये ऋणात्मक है, तो ये क्या करेगा? इसको आकर्षित, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर। यानी कि एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि अपन पूछा जा सकता है काफ़ी बार। एग्जाम्पल नंबर 2 की अपन बात करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये क्या बोल रहा है कि एक चालक गोला ले लिया अपन ने, यहाँ पे भी एक चालक गोला ले लिया। ठीक है, तो एक तो क्षेत्र रेखाएं जा रही है ऐसे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक जा रही है अपने पास में सेकेंड पॉइंट। थर्ड है अपने पास
ये थर्ड है। फोर्थ है अपने पास इस टाइप से। तो हमें बताना कि इनमें से कौन सा सही है। चालक है ये सारे, क्या है, चालक है। तो अपने में से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये चालक गोले हैं, उनमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजार के दिखाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि कौन सा सही है। तो कुछ अगर प्रॉपर्टी अपने को ध्यान में है तो ये क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो बिल्कुल गलत है, तुम देखोगे कि ये चालक के अंदर से प्रवेश करती ही नहीं है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। अब दूसरी भी गलत है, क्योंकि एक अपन ने यहाँ पे भी गुजार दी। अब मेन बात आती है तीसरी की और चौथी की, दोनों के अंदर से ही क्या नहीं जा रही है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं गुजर रही है, देखो, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी सही हो सकता है, लेकिन और भी प्रॉपर्टी अगर अपन इसके अंदर लगाएं तो इसके अंदर आता है कि एक अपन ने पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक के लंबवत होती हैं। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे जो है ये जो कोण है लंबवत तो नहीं है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ थीटा बन रहा है, जबकि इस कंडीशन के अंदर हमेशा क्या हो रहा है, लंबवत आ रही है, ठीक है। यानी कि आंसर कौन सा सही है, थर्ड वाला आंसर सही है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से इसका बन सकता है। और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है कि नहीं। वो आप लोगों को बताना है कि कैसा है, पोज करके बता सकते हो तुम कि मतलब किस टाइप से ये होगा इसका आंसर। जो अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 की अपन बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो है अपने पास में दो आवेश, पता नहीं है, ये तो Q1 है और ये Q2 है, ठीक है कि नहीं। अब ये कुछ क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे। तो अपने को पहला क्वेश्चन तो पूछा है कि Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है, Q1 है या Q1 व Q2 में से कौन सा बड़ा है, ठीक है कि नहीं। एक चीज देखें, अगर परिमाण पूछा है इन दोनों में से Q1 का बड़ा है, Q1 और Q2 के परिमाण में से कौन सा परिमाण बड़ा है, क्लियर। तो एक बात देखो, यहाँ पे जो आवेश है, यहाँ पे जो आवेश है Q1, उससे जो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी, ये तो धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे निकलने वाली तो ज़्यादा है, 1 2 3 है, जबकि यहाँ पे निकलने वाले जो आने वाली कितनी है, 2 है। कुछ तो क्या जा रही है, अनंत जा रही, अनंत तक जा रही है ना, 2 रेखाएं अनंत तक जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया ये 10 कूलम है, तो ये कितना होगा, थोड़ा कम ही होगा उससे, क्योंकि अगर बराबर भी होता तो सारी की सारी रेखाएं इसके अंदर चली जाती, है ना। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा। इसलिए इसका मान Q1 का मान क्या है, बड़ा है Q2 से। सीधा सीधा पता चलता है Q1 का मान कितना है, Q2 से बड़ा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है इसके अंदर कि इसके विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो 0 किधर हो सकता है, इधर होगा या फिर यहां होगा या फिर इधर होगा, यानी कि E का मान 0 कहां हो सकता है, इस साइड में हो सकता है, इस साइड में हो सकता है या इस साइड में हो सकता है, ठीक है कि नहीं। ये चीज उसने पूछी है कि कहाँ होगा, Q1 के लेफ्ट में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, Q2 के राइट में होगा, ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा है। तो एक चीज देखो, अब अगर मुझे निकालना है कभी भी विद्युत क्षेत्र का मान, जहां पे भी निकालना है, क्या करूंगा मैं, धनात्मक आवेश को एज्यूम कर लूंगा। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो है अपने पास, यहाँ पे अगर मैं कोई आवेश को छोड़ता हूँ, यहाँ पे ये धनात्मक लिया अपन ने, है ना, यहाँ पे ऋणात्मक लिया, जबकि ये तो ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे तो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित, और यहाँ पे क्या करेगा, इसको आकर्षित, यानी कि ये तो इधर लग रहा है और ये इधर लगेगा, यानी कि एक तो इधर लगेगा, एक तो इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा प्रतिकर्षण तो ज़्यादा ही होगा, ये कभी भी क्या, ये जो इसका जो मान है, इसका ये जो मान है,
ये जो E1 लग रहा है, ये इधर लग रहा है E2, क्या कभी भी E2 का मान E1 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये पास में है ना, पास में है, जो दूरी क्या होगी, कम होगी, और इसका परिमाण भी क्या है, ज़्यादा है ना। तो इसका मान इससे तो कम हो ही नहीं सकता, इसका जो मान है इससे तो कम हो ही नहीं सकता, यानी कि इस कंडीशन पे तो जीरो हो ही नहीं सकता। और बराबर क्या कब होगा, जब E1 का मान E2 के बराबर, E1 का मान क्या हो, E2 के बराबर हो, तब जाके ऐसा हो सकता है। यानी कि इधर तो नहीं हो सकता, यानी कि Q1 के लेफ्ट में तो नहीं हो सकता। क्लियर। सेकंड है बीच के ऊपर, अगर यहाँ पे भी अपने को Q आवेश दे दिया जाए, यानी कि Q नॉट रखता हूँ, तो यहाँ पे धनात्मक और ये धनात्मक इसको प्रतिकर्षित, जबकि ये ऋणात्मक ये धनात्मक ये इसको आकर्षित, यानी कि दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में आ गई है, तो दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मैं तीसरा पॉइंट देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो बल लग रहा है, यहाँ पे जो बल लग रहा है, तो यहाँ पे जो बल लग रहा है ये तो आकर्षण का लग रहा है, और ये जो प्रतिकर्षण का लग रहा है, तो इस कंडीशन में जरूर जीरो हो सकता है, क्योंकि ये पास में जब अपन ने देखा था 10 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे तो अपन ने देखा था कि ये इसको ज़्यादा आकर्षित कर रहा था, लेकिन दूर दूर जाके अपन ने देखा था कि ये इसको ज़्यादा प्रतिकर्षित करने लग गया था, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही थी। ठीक है, ये 10 माइक्रोकूलम था, ये -1 माइक्रोकूलम था, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि 1 सेंटीमीटर पे था तब, तो E1 इधर लग रहा था, और जब 10 सेंटीमीटर पे चला गया तो E2 का जो परिमाण इधर लग रहा था, यानी कि बीच में कोई पॉइंट ऐसा है ना जहाँ पे ये जीरो हुआ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर से, पहले ये इधर था, इधर से इधर भी तो गई है इसकी डायरेक्शन, इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है एक ऐसा जहाँ पे क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, यानी कि Q2 के राइट के अंदर क्या होगा कि अपने पास में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सारे IIT के क्वेश्चन है, ये IIT 2010 का क्वेश्चन है, वो IIT जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था 2006 का क्वेश्चन था। तो इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तभी होंगे जब अपने को इनका रीज़न पता होगा कि कैसे ये हुआ, कैसे ये निकलेगा। सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि मतलब इनकी 2 प्रॉपर्टीज़ बताइए, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इनके ऊपर बेस्ड है बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल बनते हैं। जहाँ तक मैं बोलता हूँ कि कुछ बच्चे सिर्फ याद करने की थ्योरी से आते हैं, तो वो इनके क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उनको पता आइडिया ही नहीं लग पाएगा, है ना, कि कैसा करना है। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सारे क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज वाला वीडियो समझ में आया होगा, सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आज वाले में जो वीडियो है, यानी कि अब से अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी अपने पास में वीडियो बना रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर अपन PDF भी देंगे, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर देख सकते हो, अपने खुद के नोट्स बना सकते हो यहाँ से। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।